Hello students, good morning. In the running topic of solution, today I am going to discuss third colligative property, that is depression in freezing point. Before it, we have discussed another two colligative properties. Today I am going to discuss another two colligative properties, that is depression in freezing point, and the fourth one is osmotic pressure. So डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको समझने से पहले हमें यहां देखना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है. डिप्रेशन मींस कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना. उसको देखने से पहले हमें देखना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस. You can write down freezing point is the temperature of any substance. ये किसी भी सब्सटेंस का वह ताप है जिसके ऊपर of any substance at which vapor pressure of its liquid vapor pressure of its liquid state is equal to the vapor pressure of its solid state. मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट वह ताप है जिसके ऊपर किसी भी पदार्थ का वेपर प्रेशर इसके अंदर लिक्विड स्टेट के अंदर वो किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर के, इसमें सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है. ये क्या होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट. सपोज दैट फॉर इट वी हैव ए कंटेनर and in this container we have some liquids. ये क्या है, मेरे पास इसके अंदर ये लिक्विड है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर. इसी एक सब्सटेंस है, उसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट के अंदर मैंने वेपर प्रेशर लिया और उसी का सॉलिड स्टेट के अंदर मैं क्या ले रहा हूं, ये है आपका सॉलिड स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर. अब आपका क्वेश्चन ये होगा सॉलिड स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर कहां से होगा. हर एक स्टेट में वेपर प्रेशर होता है. सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जो होगा वो इससे बहुत कम, ना के बराबर होगा, लेकिन होगा जरूर. सॉलिड स्टेट में भी वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, होगा जरूर. ठीक है जी. अब क्या करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ को स्टडी करते हैं. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कह रहा है कि उसका लिक्विड स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो. ठीक है जी. ये मैंने ग्राफ लिया किसके बीच, वेपर प्रेशर और ये है आपका टेम्परेचर के बीच. मींस जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर में हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होता चला जाएगा. यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो जाहिर सी बात है, ये तो सॉलिड का और भी ज्यादा डिक्रीज होगा. यहां पर वेपर प्रेशर, तो पहले सॉलिड का देखते हैं. ये देखा मैंने, यहां से जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, ये मेरा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा.
जैसे जैसे हम टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब प्योर स्टेट के अंदर यानी लिक्विड का क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लिक्विड स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट के बराबर होगा। कब बराबर होगा, बराबर होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर अब हम लिक्विड का क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर देखते हैं। जैसे जैसे हमने क्या किया, लिक्विड के लिए भी टेम्परेचर को कम किया, ये क्या किया, एक यहां पर आकर के इस पॉइंट के ऊपर आकर के इस पॉइंट पर आकर के इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, क्योंकि ये इस लाइन को यहां क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो हमें क्या मिल गया, एक टेम्परेचर मिल गया। इस टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, ये किसके लिए है, ये है आपका प्योर स्टेट के लिए, प्योर स्टेट के लिए ये लिक्विड के यानी इन दोनों का क्या आ गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका T नॉट F, ये है इनिशियल क्योंकि टेम्परेचर मिला है इसलिए, और प्योर स्टेट में इसलिए हमने क्या लगाया, T नॉट F के द्वारा हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, क्या मिला दिया, सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल। तो जाहिर सी बात है कि सरफेस के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल के साथ साथ क्या होंगे, सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे। अब यहां क्या होगा, इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये पहला, ये फर्स्ट और ये 1 अब हम लिक्विड के लिए क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ही ये यहां भी क्या कर रहा है, यानी सॉल्यूट हमने ऐड किया तो सॉल्यूट ऐड करने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और कम हो जाएगा। वो भी हमें यहाँ एक लाइन दूसरी इस पॉइंट के ऊपर काटना है, दूसरी लाइन हमको यहाँ पर आप होती है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और इसको नोट करेंगे हम TF के द्वारा। तो यानी ये जो डिफरेंस मिला, इसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो चेंज आया है इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF के द्वारा, डेल्टा TF के द्वारा। ये आ गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, तो ये हो गया ये फर्स्ट, और ये आ गया आपका सेकंड डैश। इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस नजर आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा TF। और यानी तो ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस को ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, डेल्टा TF के द्वारा। मींस ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यानी द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका था पहले, सॉल्वेंट का, क्योंकि हमने यहाँ ऐड किया है सॉल्यूट, सॉल्वेंट ऑन द एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही हमने इसके अंदर क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्या हो गया, कम हो गया। यानी अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले वाले में से हम इसको क्या कर देंगे, दूसरे वाले को माइनस करेंगे, और इसी को यानी चूंकि हमें क्या मिला है, चेंज नजर आ रहा है, डिप्रेशन नजर आया है, पहले से फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर रहा है, घट रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। में डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट ऑन द एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होगा, डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। ग्राफिकली हमने इसको ध्यान प्रेजेंट किया है, ये हमने यहाँ क्या लिया, प्रेशर, और ये लिया हमने टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर हमें नजर आया कि दिस TF ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि यहाँ पर किसकी ऐड की हमने, कब घटा, इसको मिलाने पर घटा, सॉल्यूट को ऐड करने पर ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कमी आई है। तो जिस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
concentration of solute. Means we can say this delta T F directly proportional to the molarity. Solute यहाँ क्या रहेगा, चूंकि ये यहाँ पे है टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसलिए हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, जैसे ये क्या है मोलरिटी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, ये आ जाएगा आपका KF इंटू M। ये फॉर्मूला आपका हमें ऑब्टेन होता है। अब मोलरिटी की जगह, जैसे कल भी हमने वैल्यू पुट की थी कि मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज जस्ट इक्वल टू द, क्या लिखेंगे, दैट इज KF और यहाँ जाएगा आपका वेट अपॉन, इसके बराबर होता है वेट इन किलोग्राम, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स एन, नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट इन किलोग्राम, ये होती है आपकी मोलरिटी। अब इसको भी अगर हम चेंज कर दें तो यह जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल की जगह आ जाएगा आपका वेट अपॉन मोलर मास इनटू यह आ गया आपका किलोग्राम। बुक के अंदर इसको कितना दिया हुआ है, ये है आपका मोलर मास, ग्राम के अंदर भी दिया हुआ है KF इंटू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम। ये आ गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर जी, ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ दो फॉर्मूले यहां क्या है, इसकी यूनिट की बात करते हैं, इन दोनों की डेल्टा जो मोलर, यहां पर KF क्या है, KF लिखा, KF इज द डिप्रेशन, KF क्या है, KF इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF इज द मोलर डिप्रेशन, और ये क्या हो गया कांस्टेंट। और इससे पहले वाले में क्या आया था, KB और KF, ये हो गया आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हो गया आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि तो यहां पर एलिवेट करता है और ये यहां क्या करता है, डिप्रेस करता है। तो इन दोनों की हमें क्या देखनी है, यूनिट। हम इनकी यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिटरमाइन द यूनिट ऑफ KF एंड KB। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको रफ करके दोनों की यूनिट देखते हैं। नाउ लेट्स सी द यूनिट। पहला फॉर्मूला जो हमने ऑब्टेन किया दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये था हमारा, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू, क्या आया था, TB माइनस T0B, ये किसके इक्वल था, दैट इज M इंटू K, where KB is the molar elevation constant, but in the second case depression in freezing point, that is delta TF, that is equal to T naught F minus TF, that is also equal to M into K, where KF is the molar depression constant। ये दो फॉर्मूले बने। अब यहां से हम KF और KB की यूनिट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसी फॉर्मूले से यदि हम देखें KF या KB को हम कैलकुलेट करें तो KB आपका निकल करके आ जाएगा M अपॉन डेल्टा TP, सॉरी उल्टा होगा, मीन्स डेल्टा TB अपॉन M, और KF किसी क्या आ जाएगा, KF इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M, ठीक है जी। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, दैट इज डिग्री सेल्सियस अपॉन यह जाएगा मोलर, इसको भी देखें, डिग्री सेल्सियस अपॉन मोलर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो सकता है, मोलर क्या आएगा आपका, यहाँ
मोलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोल पर किलोग्राम, नीचे किलोग्राम जाएगा, किलोग्राम में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर ये जाएगा केल्विन मोल पर किलोग्राम, यानी ये क्या बन जाएगी इसकी ऐसा यूनिट, ये क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, केवी और केएफ की यूनिट, ये यूनिट आ रही है आपकी, यूनिट भी कई बार जो वैल्यू दी हुई होती है वो इसके अंदर भी दी होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसकी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डिग्री सेल्सियस पर मोलर और डिग्री सेल्सियस पर मोलर देख सकते हैं आप, यहां से हमने इनकी दोनों की यूनिट को क्या किया, फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आपकी फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बचती है आपका मोलर एलिवेशन, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लेट्स सी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। So let's study about osmotic pressure. Osmotic pressure को हमें समझने से पहले हमें यह दो टर्म समझनी होगी। सबसे पहले सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड इज osmosis. सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, सेमी मींस परमेएबल और मेम्ब्रेन, परमेएबल का मतलब होता है परमिशन, इसको किसी भी लिक्विड को पास करने की जो परमिशन देती है दैट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक बीकर लिया या कंटेनर, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर यहां बीचों बीच मैंने क्या लगाया, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर करते हैं। इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के अंदर, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को किधर क्या करते हैं, ट्रांसफर होने देते हैं। लिखा है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जो हमारी स्किन है ये भी क्या करती है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को क्या करती है, पास होने देती है। आप जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर, you know that in the case of solution is consist of solvent plus solute। अगर हम इनके साइज के बारे में बात करें तो जो सॉल्वेंट का सॉल्यूट का साइज होता है वो कैसा होता है, बिगर होता है, बशर्ते कि सॉल्वेंट के साइज, सॉल्वेंट का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। साइज ऑफ, साइज की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन द साइज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे हम क्या बना रहे हैं, शुगर का ही सॉल्यूशन क्यों ना बना रहे हैं, तो शुगर क्या है वहां पर सॉल्यूट है, और वाटर जो है वहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। तो शुगर के जो पार्टिकल हैं आप देखेंगे साइज में कैसे हैं, बड़े हैं। वही चीज मैंने यहाँ आपको बताई है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो साइज के अंदर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ली है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन, यहाँ पर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, इसके अंदर मैंने क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट। ध्यान से समझे इस चीज को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपका लिया है, ये है आपका प्योर और सॉल्वेंट, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट में ये सिंपल वर्ड्स के कह देते हैं, ये मैंने लिया इसके अंदर आपका वाटर, ठीक है जी। क्या लिया, प्योर वाटर है, कैसा है, प्योर। अब इसके अंदर मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन। ये तो हो गया यहाँ पर सॉल्वेंट। ध्यान रखेंगे, यहाँ इस वाले चैम्बर, इस वाले पार्ट के अंदर मैं देता हूँ आपका सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट भी है, जैसा अभी बताया। अब सॉल्यूट का जो साइज है यहाँ पर बड़ा है सॉल्वेंट के साइज से। यहाँ मैंने पुट किया आपका सी वाटर, क्योंकि सी वाटर कैसा होता है, साल्टी होता है। आप भी जानते हैं सी वाटर कैसा होता है, साल्टी होता है। यानी इसके अंदर जो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वाटर तो होगा ही होगा, साथ में नमक NaCl भी होगा, नमक के पार्टिकल भी होंगे। इसलिए हमने देखा होगा कि समुद्र में पानी तो बहुत सारा है, लेकिन प्यास किसी की नहीं होती है, क्योंकि वो पानी खारा होता है, साल्टी होता है। ठीक है, वहां पर साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर। अब होगा ये कि चूंकि ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो यहां से यहाँ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्योंकि यहाँ सॉल्यूट इसके अंदर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ से वाटर क्या होगा, यहाँ पूरी तरफ पास आउट नहीं होगा, जबकि इधर से ये पानी इधर को पास आउट होना शुरू हो जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ जो कंसंट्रेशन इसकी है सॉल्वेंट की है, यानी पानी इधर से, यानी यहाँ पानी की कंसंट्रेशन है जो कि कैसी है, हायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ की अगर कंडीशन देखें तो यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन है नमक की ज्यादा, इसलिए ये जो फ्लो होगा, इस फ्लो को ही हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या जी, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो किधर से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट इज द प्रोसेस इन विच solvent flows from higher concentration to the lower concentration through a semi-permeable membrane. Osmosis is the process in which flow of solvent from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. Clear? अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो देखिए, जब यहां से क्या होगा, जब इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा, तो कंडीशन क्या होगी, ये जो कंसंट्रेशन है ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पर रफ कर देता हूं। यहाँ से पानी जो है वो आपका फ्लो करके किधर चला गया, इधर की तरफ आ गया, यानी यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। अब कंसंट्रेशन पानी की कंसंट्रेशन किधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई। अब इसी कंसंट्रेशन को हमें क्या करना है, रोकना है। इस फ्लो को हमें क्या करना है, रोकना है। तो उस रोकने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक प्रेशर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रेशर अप्लाई किया, और उस प्रेशर के द्वारा, इस प्रेशर के द्वारा क्या होगा, ये प्रेशर हमने लगाया, इस प्रेशर के द्वारा ये जो फ्लो है, हमें ये फ्लो को तो रोकना है, ये जो फ्लो है ये रुक जाएगा, यानी अब इधर से वाटर इधर की तरफ नहीं जाएगा। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को हम कहते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। इसको हम पाई के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। पाई के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पर क्या किया हमने, चूंकि ये प्रेशर अप्लाई किया जिसके द्वारा हायर कंसंट्रेशन से हमने क्या किया, इसको चेक कर दिया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जिस प्रेशर की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। एंड और ऑस्मोसिस क्या था, ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना या ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ solvent molecule through semi-permeable membrane towards the solution with higher concentration to lower concentration। ये था हमारा ऑस्मोसिस, और इसके ऊपर जो हमने इसको रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया है, दैट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। इसको हम पाई के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को ही देखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, यदि अगर हम अब क्या करें कि अब पहले क्या था, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ था, अब यहां से फ्लो क्या होने लगे, इधर से इधर की तरफ।
किसका? वाटर का, क्योंकि साथ तो जाएगा ही, सॉल्युबिलिटी पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो गई, ये फिल्टर आउट इसको करेगा ही। तो यहाँ से वाटर जो है क्या होने लगे, इधर से इधर की तरफ फ्लो करने लगे, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। और विद इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं RO, जो आजकल हम सभी के यहाँ पर घरों में लगे हुए हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इसे कहते हैं RO। ठीक है, यानी अब RO क्या होता है? RO को हम कैसे, रिवर्स ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर व्हेन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सॉल्वेंट फ्लो, सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे यही किया हुआ है, क्योंकि प्रेशर क्या लिया हमने, प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, तो प्रेशर अब क्या होगा, यह क्या है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा की वजह से क्या हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। और इस ये रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए दिस कंडीशन इज रेस्पॉन्सिबल कि प्रेशर जो होना चाहिए वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब हम इसको कहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं? इसको हम अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है जी। किसके ऊपर? हम यहाँ देखते हैं, हमने क्या पढ़ा, गैस इक्वेशन। हम जानते हैं गैस इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। नो दैट गैस इक्वेशन हमने पढ़ी, PV = nRT। P ये क्या है? प्रेशर। इसको हम क्या लेंगे, इसकी जगह क्या ले लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई V = nRT। अब पाई हो सकता है N/VRT, यानी ये हो गया नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, और दिस नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी के फॉर्मूले से जानते हैं नंबर अपॉन मोल्स ऑफ वॉल्यूम इन लीटर। इसी को क्या कह सकते हैं, C। कंसंट्रेशन टर्म है ये, इसलिए इसको C भी कह सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, पाई, और इसकी जगह आ जाएगा आपका CRT। ये एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला बना ऑस्मोटिक प्रेशर का, जहां पर पाई क्या है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, ये है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है जी। C क्या है, कंसंट्रेशन, whereas R is the gas constant, और T is the temperature। इस फॉर्मूले के अंदर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज द कंसंट्रेशन, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आ गया। ये सिंपल किसके लिए है, ऑस्मोसिस के लिए है। यहाँ पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपकी हुई चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े, मैं एक बार आपको मतलब करा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, these qualitative properties are most important, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है। अब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो क्या होंगी, these qualitative property depends upon the quantity of solute। ये क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। पहले मैं आपको चारों के चारों फॉर्मूले जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के तहत पढ़े हैं, मैं उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बता दो। So let's see the basic formulas of the qualitative properties। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। इसके लिए जो फॉर्मूला आया था वो हमने पढ़ा था, दैट इज डेल्टा P अपॉन P नॉट। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x। पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ये था। सेकंड डेल्टा TB is equal to KB into M। थर्ड that is delta PF is equal to KF into M। And the fourth one is pi is equal to CRT। These are the basic formulas of colligative properties, but always remember that these colligative property depends upon the quantity of solute।
ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। सो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सो these are not applicable। ये कहाँ applicable नहीं होंगी? Those solutes which do not dissociate or associate। ऐसे solute जो क्या करते हैं? डिसोशिएट हो जाए, डिसोशिएट और एसोसिएट हो जाए, यानी जुड़ जाए और टूट जाए। वहां पर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस रूप में नहीं अप्लाई होती है, उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अप्लाई होगी किसके केस में? शुगर, यूरिया और ग्लूकोज, ये ऐसी चीजें अप्लाई करेंगी। इनके केस में ये चारों के चारों फॉर्मूले बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे सॉल्यूट जैसे NaCl, NaCl क्या करता है? डिसोसिएशन के ऊपर देता है आपका Na+ और +Cl-। तो यानी ये क्या हो गया? दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ साल्ट। इसके लिए हमें इस ग्रुप में इसको नहीं पढ़ना होता। इसके लिए हम जो पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं वन ड्रॉप फैक्टर। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाएंगे पहले, और उसी के अंदर हम देखेंगे वन ड्रॉप फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। हैव ए नाइस डे।